हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब। ये फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 416। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हम इस गू क्लैन वाले आर्क में सीरियसली घुस चुके हैं। वैसे आप सब ये बताओ कि बीटीएच के अलावा आपको सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगती है। आई मीन किस नोवेल या फिर डोंगुआ की लगती है, सो दैट हम उसे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के ऑप्शन में डाल सकें। पिछले पार्ट के लास्ट में जियान उस बंदे को कैप्चर कर लेता है जो कि शुरुआत में अपने आप को इनविंसिबल समझ रहा होता है, जस्ट बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ अर्ली से 8 स्टार दोशियान की थी। जियान के साथ आई गू चिंगयोंग को सरप्राइज तब मिलता है जब मास्क के हटने के बाद उस बंदे के चेहरे को देखते हैं। चलो हम भी शुरू करते हैं सीन यहीं से। अभी जियान की एम्बर होली फ्लेम की जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी काइंड ऑफ अनकॉन्शियस हो गया होता है, लेकिन इसे देखे गू चिंगयोंग की आंखें श्रिंक हो गई थी, उनके होठ कांप जाते हैं। वो कहते हैं गुयांग गुयांग सिटी का सिटी लॉर्ड। जियान भौं चढ़ा के बोलता है क्या सीनियर, क्या आप गलत पहचान रहे हो। लेकिन इस पे गू चिंगयोंग अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं नहीं, देखो क्या इसके कान के पीछे काला तिल दिखाई दे रहा है, ये इसके जन्म से आया था, मैं इसे पहचानने में मिस्टेक नहीं कर सकता। जब जियान इस बात को कंफर्म करते उस तिल को देखता है जो कि कोई डिस्गाइज नहीं बल्कि इनेट था, यानी कि वो शुरुआत से इसके साथ है। तो फिर जियान के एक्सप्रेशन भी हैवी हो जाते हैं। वो कहता है अगर ये सच में सिटी लॉर्ड है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, और इस तरीके का ब्लैक ऑरा ये इंसान का तो बिल्कुल नहीं लगता। गू चिंगयोंग को जवाब देने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो बंधा हुआ व्यक्ति तेज से ट्रेम्बल होने लगता है। उसकी पलकें फड़फड़ाती हैं, वो होश में आ जाता है, लेकिन अभी वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, जैसे कोई बीस्ट अपने दांतों नाखून दिखा रहा हो। चारों तरफ वू की आवाजें गूंजती हैं। वो इविल ब्लैक मिस्ट फैली थी। वो गुर्रा के बोलता है मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम दोनों की मौत से बदतर हालत कर दूंगा। इसके लिए अफसोस की बात ये थी कि जियान की होली फ्लेम के खिलाफ चाहे कितना भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके एफर्ट्स बिल्कुल काम नहीं आते। ऑफ कोर्स भौं जियान की भी सिकुड़ गई होती है। वो कहता है इसके अंदर कुछ और है, पीछे हटो। गू चिंगयोंग फटाफट से एसएलसी डोमेन के किनारे पहुंच गए थे। वैंग बजिंग आवाजों के साथ एम्बर होली फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ता है, फेस भी जलने लगा था। फैलता ऐसा होली ऑरा जिसने पूरे डोमेन को कपा दिया था। जियान कहता है इविल रेस के कीड़े हर जगह घुस आते हैं। इन शब्दों को सुनकर उस गुयांग के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। वो तेजी से हंस के बोलता है तुम इंसानों को बहुत नोबल समझते हो, लेकिन तुम भी उन्हीं पैरासाइट्स की भीड़ में से हो। बस ग्रेट 1000 वर्ल्ड के रिसोर्सेज को हासिल करके हमें गंदा कहते हो, तुम हिपोक्रेट्स हो। कोल्ड सोनर के साथ बोलता है ये मेरी दुनिया तुम्हारे ऐसे गंदे क्रीचर्स के लिए नहीं है, इसलिए डाई। जैसे जन की 4 उंगलियां घूमती हैं, सामने एक फुल कलर समसरा लोटस कंडेंस हुआ था। इसके अपीयर होते ही स्पेस क्रैक क्रैक की वाइस डिस्टॉर्ट होने लगा था। आखिरकार जहाँ पे जन की एम्बर फ्लेम में सारी होली फ्लेम्स बहुत ही प्यार से रह रही थी, वहीं पे फायर लोटस होता है एक वॉलेंट मर्जर। इसके अंदर एनालिशन फोर्स होती है। वो थम 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 की वायु साथ फैलने वाली रिपल्स एक भयानक प्योरिफिकेशन प्रेशर को फैलाती है। वो गुयांग भली चेन से बंधा हुआ लेकिन तब भी धाड़ के बोलता है तो आ जा। उसकी बॉडी से भी किसी सैलाब की तरह ब्लैक ऑरा रिलीज होता है। हाउएवर इसके जवाब में जियान के चेहरे पे बस कोल्ड स्माइल थी। वो लोटस चुपचाप से स्पेस के दायरों को तोड़ के सीधा उस गुयांग के सामने अपीयर होता है। ऐसे फ्लेम डोमेन में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। फिर एक तेज क्रैक बूम की आवाज गूंजी थी। इस इवेंट में गुयांग के शरीर के अंदर छिपी हुई एक एंटिटी जो कि एक्चुअली में एक पैरासाइट होता है, वो होली फ्लेम के ऑरे से डर के भागने लगा था। जब दूर खड़े गू चिंगयोंग ये देखते हैं, वो कहते हैं तो ये कंट्रोल में था। जियान ने अपना सिर हिलाया। आईब्राउज के बीच में रिलीज होती है खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो वैंग हमिंग की आवाज साथ पूरे स्पेस को ढक लेती है। उस भागने वाले पैरासाइट के सारे रूट्स बंद हो गए थे। जियान कहता है बुल। सिचुएशन को समझ के वो पैरासाइट कांपने लगता है। उसके अंदर से एक आवाज आई थी जो कहती है इविल एक्सप्लोजन। वो एकदम स्ट्रिंग को एक्सपैंड होने लगता है। फिर इस एसेसिया फ्लेम डोमेन में एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ था जिसने फ्लेम नोटस की टेरिफाइंग रिपल्स को भी छोड़ दिया होता है। गूंजती है बूम की आवाज। बेसिकली इस पैरासाइट ने खुद को ब्लास्ट करके जियान के हाथ से पूछताछ का मौका छीन लिया था। वो दांती मिस के बोलता है टिश, लगता है मैंने मिस कैलकुलेशन कर दी। जब एक्सप्लोजन शांत होता है हमें मालूम पड़ता है कि जियान की सोल फोर्स उस गुयांग को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो फाइनली होश में आता है लेकिन चेहरा भरा था दर्द से। वो चारों तरफ देख के बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल खतरा मिट चुका था। गू चिंगयोंग भी उसके पास आते हैं। वो एक जेंटल सी फोर्स को गुयांग के शरीर में भेज के बोलते हैं क्या हुआ था। गुयांग पहले तो गहरी सांसें भर के अपने आप को स्टेबलाइज करता है। फिर वो रिकॉल करता है अपने पास्ट इवेंट्स को। वो बताता है कि एंशिएंट यांग सिटी संभालते समय मुझे कोर में कुछ गड़बड़ी की खबर मिली। मैंने वहाँ की जांच शुरू कर दी, लेकिन ये उनका ट्रैप था। मेरी दिमाग की आखिरी मेमोरी में ये बिल्डर स्क्वायर है जिसके ऊपर हम अभी खड़े हुए हैं। उन दोनों खंभों के बीच में मैंने एक रास्ते को देखा। जब एक फोर्स ने मुझे अंदर खींच लिया तो मैं बेहोश हो गया था, और अगली बार होश आया तो मैं यहाँ पे हूँ। उनकी जान के एक्सप्रेशन भी थोड़े डार्क हो जाते हैं। वो कहता है कि 8 दोषा अर्ली स्टेज लेवल के एक्सपर्ट को भी इस पैरासाइट ने अपना गुलाम कितनी आसानी से बना लिया। इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन बहुत अंदर
अंदर तक है, लेकिन अब इनकी पहचान मेरे काम आएगी। मैं गुयांग बन के अंदर जाऊंगा। ये सुन के गु जिंगकोंग चौंक गए थे। वो बोलते हैं लिटिल ब्रदर नहीं, ये बहुत डेंजरस है। जियान काम आवाज में बोलता है जैसी सिचुएशन है इसमें मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हम डिले जितना ज्यादा करेंगे एंशिएंट गु क्लैन उतनी बड़ी परेशानी में फंसेगा। ये क्लैन पहले से ही बहुत खोखला हो चुका है। भले गुयांग जानता ना हो कि लड़का कौन है, लेकिन उसके शब्दों को सुन के उसे कई चीजें क्लियर हो गई थी। उसके कांपते हाथों में एक टोकन अपीयर होता है। उसे जियान को देते हुए बोलता है ये एंट्रेंस खोलने की चाबी है। इस चीज को जियान ने एक्सेप्ट किया था। फिर पफ के साउंड साथ घोस्ट फेस सोल फ्लेम जियान के ऑरे को चेंज करने लगती है। ये फ्लक्चुएशंस बिल्कुल उस पैरासाइट जैसी थी। वहीं पे जियान भी गुयांग की तरह दिखने लगता है। जियान इन दोनों को छिपा के बढ़ने लगता है एंट्रेंस की तरफ। पीछे रह के गु जिंगकोंग खुद से बोलते हैं क्या सच में कामयाब होगा। जियान सिर्फ एक शानदार टैलेंट नहीं था बल्कि एक होली फ्लेम का पोजेसर और एक ऐसा दो फॉर्मेशन मास्टर था जो फ्यूचर में बहुत ऊंची हाइट्स को अचीव करने वाला है। इसलिए उन जियान की चिंता होती है। वहीं पे गुयांग थकान से भरी सांस छोड़ता है। वो कहता है पता नहीं, लेकिन बेहोशी के दौरान भी मुझे टुकड़ों टुकड़ों में याद है कि एंशिएंट प्रिजन किसी नरक से कम नहीं है। हम सीन को ले जाते हैं जियान की तरफ। जब उस बोल्डर स्क्वायर के गहरे हिस्से में पहुंच जाता, यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक आवाज कहती है तो ये वही जियान है जिसने मेरी होली मेडन की प्योरिटी को खराब कर दिया है। असल में बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि लियू हाओ होता है। इसका चेहरा घमंड और घृणा से भरा हुआ था और एक्सप्रेशन होते हैं बहुत डार्क। वो कंटिन्यू करता है इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑफ कोर्स अभी दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं होता है। यहाँ बस ऑथर को बीच में खुजली मचने लगती है, इसलिए बीच बीच में और कैरेक्टर्स की बातें घुसा देता है। चलो हम एक बार फिर से फोकस करते हैं जियान के ऊपर। अभी जियान उस टोकन को अच्छे से पकड़ के एंशिएंट प्रिजन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में कई सवाल होते हैं। वो सोचता है कि एलियन इविल रेस के लोग एंशिएंट क्लैन में घुस के इनकी आंखों के सामने आके भी कैसे छिप सकते हैं और लोग अभी तक ये सेंस नहीं कर पाए। क्या सच में सीनियर गुयुआन और जुनर के मास्टर यहीं पे मौजूद हैं? ऑफ कोर्स जिस तरीके से उस गुयांग को पैरासाइट ने कंट्रोल कर रखा था, एक बात तो क्लियर थी कि जब तक किसी के पास बहुत ही टेक्निकल पावर ना हो तब तक इन इविल रेस के लोगों को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जियान को बेसिकली पूरा माहौल काफी अजीब लग रहा था, चाहे एंशिएंट प्रिजन हो या फिर ऊपर का ग्रे बैरियर, ये दोनों ही बहुत एबनॉर्मल होते हैं। अगर ये सच में इविल रेस का काम है फिर जियान को इतनी आसानी से सफल कैसे होने देंगे? वो मन ही मन में सोचता है कोई बात नहीं, मुझे खुद ही नीचे जाके देखना होगा। जैसे जैसे वो उस एंट्रेंस के करीब पहुंच रहा था उसके दिल में एक अनजाना सा डर बढ़ता जाता है, जैसे नीचे एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस मौजूद हो, एक ऐसी एंटिटी जो उसे तुरंत ही खत्म कर सकती है। यार फाइनली जियान की हथेली उठती है। वो टोकन अपने आप ही दोनों खंभों के बीच के स्पेस में चला गया था। ऐसा होते ही रस की आवाज के साथ एक काली रोशनी फूटती है, क्योंकि जियान ने पहले से ही उस ऑरे को इमिटेट कर रखा था। ये लाइट भी उसे तुरंत ही अपने अंदर खींच लेती है। पीछे बस एक शू की आवाज रह जाती है। जियान की बॉडी काले धुएं में बदल के चली जाती है एंशिएंट प्रिजन में। पीछे रह गई जगह में शांति बस कुछ मिनट्स तक रही थी। फिर वो होली सी लियू हाओ भी यहाँ पे अपीयर हुआ था। वो कुछ मिस्टीरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके चला जाता है जियान के पीछे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एंशिएंट गु क्लैन के रियल में एक नहीं बल्कि दर्जनों सिटीज होती हैं और आसमान की ग्रे लेयर में से जैसा अजीब सा सेंसिटिव प्रेशर रेडिएट हो रहा होता है। बात साफ थी कुछ गड़बड़ है, लेकिन इन शहरों में कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। फोकस जाता है फिर से जियान की तरफ, जिसे डेविल्स की वो घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावर ने ढक रखा था। उसके इविल ऑरे का डिस्गाइज इतना रियल जैसा होता है कि कोई भी उसके ऊपर शक नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी बॉडी एक के बाद एक ब्लैक फॉर्मेशन से पास होती है, जियान की भौहें से घुटती आती हैं। वो खुद से बोलता है तो ये अंडरग्राउंड है, बिना टोकन के यहाँ पे पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हर जगह इतनी रिपल्सिव फोर्स मौजूद होती है कि इसे प्योरीफाई करने के लिए जियान की होली फ्लेम्स को लगातार काम करना पड़ता है। वो न जाने कितने समय तक अंदर जाता रहता है। फाइनली उसके पैर एक नई जमीन को छूते हैं। जैसे जियान एंशिएंट प्रिजन में पहुंचा था, सामने से कोल्ड आवाज कहती है कौन है वहाँ पे। जियान की नजर एक ह्यूज गेट के ऊपर जाती है जो कि काले रंग के पत्थर से बना हुआ था। इसके पीछे दो फिगर निकलते हैं। दोनों ने पहन रखे थे भारी भारी से आर्मर और हाथ में चमकते हुए वेपन्स मौजूद थे। खैर इन्हें देखे जियान बिल्कुल नहीं घबराता। वो बल्कि कोल्ड स्नॉट यानी कि हम करता है। गूंजती वो की आवाजें। रिलीज हुआ था वो इविल ऑरा जिसे उसने गुयान से कॉपी किया था। इसे सेंस करके दोनों गार्ड्स तुरंत धीमे हो जाते हैं। ये अपने सिर को झुकाकर रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं अरे ये तो लॉर्ड यू है। जियान इंडिफरेंटली बोलता है कोई बात नहीं, लगता है उस दूसरे वाले गार्ड को किसी चीज से कोई शिकायत थी। वो जियान के पास आके बोलता है लॉर्ड यू नीचे बहुत हलचल हो रही है, क्या हमें उन्हें थोड़ा सा शांत नहीं कराना चाहिए? हमारी ड्यूटी के बीच में आराम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जियान हल्के से सिर हिला के बोलता है ठीक है मैं देख लूंगा। ये सुन के दोनों पहरेदार काफी सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। ये फिर से शुरू कर देते हैं अपनी पेट्रोलिंग। कोई भी जियान यहाँ की गहरी सांस भरता है। वो कहता है यहाँ की हवा तो एंशिएंट क्लैन जैसी है, लेकिन इसमें इविल ऑरा चुपचाप से घुल चुका है। अनएक्सपेक्टेडली अभी ऐसा भी कर सकते हैं। जब ये दोनों गार्ड्स पीछे मुड़े थे, जियान का सोल
परसेप्शन इनके ऊपर से गुजरता है। उससे इनके शरीर पे 2 छोटे-छोटे छेद दिखाई दिए थे। ये होल्स इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल लोग इन्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स अगर जियान के पास सोल परसेप्शन नहीं होता तो वो भी नहीं कर पाता। वो कहता है तो मैंने सही सोचा। जैसे जियान के स्टेप्स आगे बढ़ते हैं उसके कान में जाती है कर्राने की आवाजें। कोई कहता है कोई मदद करो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं करी। एक के बाद एक कैदी चीख रहे होते हैं। इस एंशिएंट प्रिजन के बीचों बीच में 3 रास्ते थे। जियान ने सामने वाले रास्ते को चुना था। दोनों तरफ लोहे की मोटी मोटी सलाखें होती हैं जिन्हें खास तरीके की सील्स और टेक्निकल इविल पावर से मौजूद बनाया गया था। इनका एक काम होता है सारे प्रिजनर्स की पावर को सरप्राइज करने का। जियान चलते चलते सेल्स के मौजूद ऑरे को अच्छे से महसूस करता है। धीरे धीरे उसके मन में शक और भी गहरा होता जाता है। वो सोचता है अजीब है, इनके अंदर कोई भी इविल और क्यों नहीं है। जियान सोचता है लगता है मुझे गहराई में जानना होगा। फिर से उसके कदम आगे बढ़ने लगे थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी जब उसे काले कपड़ों में एक स्वॉर्डमैन मिलता है। वो एक इविल हंसी के साथ हंस के बोलता है लॉर्ड यू तो आप वापस आ गए। जियान बस हाँ वाली नोट करता है। वो इविल स्वॉर्डमैन बोलते हैं मास्टर जुआन आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, आप कृपया इस पैसे से जाइए। जियान नॉर्मल आवाज में कहता है ठीक है, यहाँ के मैटर को तुम संभालो। वो स्वॉर्डमैन से जुआ के बोलता है आप चिंता मत करिए लॉर्ड यू, एंशिएंट प्रिजन के 4th फ्लोर में कोई परेशानी नहीं होगी। ये बेसिकली 4th फ्लोर होता है और जियान जाने लगा था 3rd फ्लोर की तरफ। बेसिकली इस प्रिजन का भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत हार्ड नहीं था। हम जैसे जैसे फ्लोर्स में आगे बढ़ेंगे कैदियों और प्रिजन गार्डियंस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। कुछ समय में जियान एक टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर करता है जिसने उसे तुरंत ही 3rd फ्लोर में पहुंचा दिया था। जमीन पे कदम रखती जियान की नजरें दौड़ती हैं चारों तरफ। वो बोलता है स्ट्रेंज, यहाँ की औरतें तो 4th फ्लोर से भी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। बस इस फ्लोर में 4th फ्लोर से अंदर ये था, इसका आकार 4th फ्लोर से करीब 10 गुना बड़ा होगा और उसके सामने 3 नहीं बल्कि 10 रास्ते होते हैं। कुछ जगहों पे लोहे की सलाखों वाले जेल के पीढ़े दिखाई देते हैं और कहीं कहीं इंसानों के रहने लायक कमरे भी बनाए गए थे, लेकिन इनके अंदर भी अजीब सी सिनिस्टर एनर्जी फैली होती है। फिर से जियान की कुछ गार्ड से मुलाकात होती है जो कि सर झुका के बोलते हैं लॉर्ड यू, लॉर्ड जुआन पीछे के कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। जियान चुपचाप से उस तरफ जाने लगता है जहाँ पे इशारा किया गया था। वो एक काले पत्थरों से बने रूम के सामने पहुंचता है। यह स्टोन रूम बाहर से बिल्कुल बंद था। इसकी दीवारों में एक अजीब सी चमक होती है। वो गार्ड जो को जियान को भी गाइड कर रहे होते हैं यानी कि इशारा करके बोलते हैं तुम जाओ। वही वो कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ के गार्ड्स भी नॉर्मल नहीं होते, इनकी स्ट्रेंथ भी कम से कम 6 स्टार 2 मॉडल की होती है। और जैसा शुरुआत में था इन सब की गर्दनों के पीछे भी वो छोटे छोटे 2 छेद दिखाई देते हैं जिनसे इविल और भी लीक हो रहा था। हालांकि ये सब जियान के अच्छे से नोटिस में था, लेकिन वो अनजान रहने का नाटक करता है। शायद जैसे दरवाजा खुला था अंदर से आती एक लेजी सी आवाज जो पूछती है कैसा मामला चल रहा है, क्या उन लापता लोगों को पता चला। जियान अंदर जाने के बाद सबसे पहले दरवाजा बंद करता है, फिर वो रिप्लाई देता है कि नहीं मिला, ये इंसान बहुत चालाक है। इस कमरे के अंदर भी एक बुड्ढा बैठा होता है। इसकी खोपड़ी के ऊपर काले धुएं से बनी स्वर्ल घूम रही होती है जैसे कोई छोटा सा बवंडर, और इसी ने इस बुड्ढे की सोल को कंट्रोल कर रखा था। ओल्डन मुस्कुरा के बोलता है लगता है एंशिएंट गुकलैंड के लोग हमारी मौजूदगी को सेंस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सालों से जिस किंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है अब समय आ चुका है जब उसे शुरू किया जाए। ये ओल्डमैन जब बात करता है किंग की तो इसकी आंखों में रिस्पेक्ट और पागलपन साफ झलक रहे होते हैं और ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के जियान थोड़ा दंग सा रह गया था। पर इस बंदे का नाम था गुहाओ। ये एंशिएंट गुकलैंड का 8 स्टार दोशन मिड स्टेज का पावर हाउस था। वो ओल्डमैन जिसके चेहरे पे अब तक स्माइल बनी होती अचानक से चेंज हो जाती है कोल्ड एक्सप्रेशन में। स्पेस वैंग क्रैक क्रैक की वाइस साइड डिस्टॉर्ट होता है, फैलती है किलिंग इंटेंट से भरी लहरें। वो जियान से कहता है मुझे बस थोड़ी सी हैरत है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तुम हमारे इलाके में घुसे चले आए। साफ बात थी कि इसने जियान को पहले ही पहचान लिया था। जियान भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। अब सोचने का वक्त नहीं था। कमरे में बस मौजूद होते हैं दोनों ही लोग। वो गुहाओ डिस्टेन के साथ कहता है सिर्फ 7 स्टार 2 मॉडल की पावर से बच्चे तुम क्या कर लोगे। इसका रिप्लाई खतरनाक आया था। जियान की मैस्टिक आवाज गूंजती है तो फिर देख ले असैसिया फ्लेम डोमेन। ये कमरा जिसे पहले से जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने ढक लिया था, इसके अंदर ससर आती हुई आवाजों के साथ गुलाबी फ्लेम्स फैलती हैं। टेम्परेचर कितना तेजी से राइज हुआ था, लेकिन देखिए गुहाओं के होठों से निकलती है कोल्ड हंसी। वो कहता है ही भले ही तुमने अपनी ताकत छिपा ली हो, लेकिन तब भी मेरे लिए काफी नहीं है। ऐसे डोमेन में गूंजती है शावू शावू की आवाजें। उसे ढक लेता है ब्लैक शैडो का टोर्नेडो और आंखें और भी काली हो जाती हैं। वो गुहा हाथ उठा के बोलता है प्रिजनर ऑफ डीमन स्नेक। ये कहती हुई ब्लैक मिस्ट चर्न होने लगती है। फाइनली इसमें से दिखाई दी थी तो लाल रंग की आंखें। ये मिस्ट फॉर्म कर लेती की हुई डीमन स्नेक को। इसके दांतों के पैनेपन को महसूस करके लोगों के चिल फैल जाए। पूरे कमरे में तेज हिस हिस की आवाजें गूंजती हैं। ये अपनी पूंछ को फटकार के झपट पड़ता है जियान की तरफ। इसी पर जियान अपनी होली फ्लेम में जोड़ता है
सोल पावर को। डोमेन में बैंक क्रैकर की आवाजें गूंजती हैं। भले जियान ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया हो, लेकिन इस बार उसका सामना कोई अर्ली स्टेज नहीं बल्कि मिड स्टेज से हो रहा था। जब इन दोनों के बीच की क्लैश चल रही होती, इसी बीच एंशिएंट प्रिजन की गहराइयों में लिू हाओ चुपचाप से घुस आया था। उसने होली सी की शेडिंग इमोर्टल कवर टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, जिससे उसकी पूरी प्रेजेंस ही गायब हो जाती है, बिल्कुल किसी ट्रांसपेरेंट प्रिज्म की तरह दिखता है। हालांकि जियान ने अपनी पावर को कंटेन किया होता है, लेकिन लिू हाओ को एंजल्स की ब्लेसिंग मिली होती है, जिससे वो उनकी ऑडिक फ्लक्चुएशंस को दूर से ही फील कर पाता है। वो बोलता है ये है उस जियान का ऑरा, लेकिन जी वह यहाँ पे इविल रेस की स्मेल क्यों फैली हुई है। वो फटक से जियान की लोकेशन की तरफ शूट हो गया था। फाइनली लिू हाओ जब कमरे के पास पहुंचता है, उसे महसूस होती है इंटेंस क्रिएटिव फ्लक्चुएशंस, जिनमें एसएससी फ्लेम डोमेन और इविल पावर छिपी होती है। वो शौक के साथ कहता है ये एक डोमेन है। वहीं पे कमरे के अंदर जियान ने अपने रूलर को घुमाया था। एक बड़ा सा रूलर को टकराता है गुहाओं से, जिसकी वजह से वो कई कदम पीछे चला गया था। जियान ने तुरंत ही आगे बढ़ने की सोची। वो कहते हैं अब मुझे यहाँ पे और नहीं खेलना। क्या जैसे उसकी अटैक की फ्लक्चुएशंस फैली थी, लिू हाओ की कंसीलमेंट टेक्निक को तोड़ देती है। वो झिलमिलाते हुए अपीयर होता है। तुरंत ही जियान की नजर जाती है उसके ऊपर। वो बोलता है तुम। दूसरी तरफ वो गुहा जो कि पीछे चला गया था, वो भागते हुए जियान को देख के बोलता है लिटिल बीस्ट तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसका भी सामना हो जाता है लिू हाओ से, और लिू हाओ की नजरें भी जियान से हटके इस बुड्ढे के ऊपर गई थी, खासकर उसका वो थे कि इविल ऑरा। इसकी वजह से लिू हाओ के मन में बहुत सारी डिजायर्स जाग जाती हैं। वो कहता है अगर मैं इस इविल रेस के एक्सपर्ट को खत्म कर दूं तो शायद होली सी मुझे पहले ही पोप बना देगा। तब इस एंशिएंट गू क्लैन की वो सेंटेंस मेरी मुट्ठी में होगी। वो धाड़ की बोलता है लाइट डिसेंड। बिजली की रफ्तार से हैंडसीज चेंज होती हैं। चारों तरफ फ्लिकर करते हुए लाइट पार्टिकल्स फैलने लगते हैं। साथ में सुनाई देती हैं कुछ हमिंग चैंटिंग की आवाजें, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। इन फ्लक्चुएशंस के कांटेक्ट में आते ही गुहाओं की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। बट ऑफ कोर्स जिस तरीके से होली से के लोगों को इविल रेस का शिकार करने पे इनाम मिलता था, इसका जस्ट उल्टा भी होता है। गुहा एक्साइटमेंट के साथ बोलता है ओह लगता है यहाँ पे कुछ दिलचस्प लोग आ गए हैं। वो उसकी नजरें जियान पे नहीं बल्कि लिू हाओ पे थी। इस लड़के की बॉडी में से जो प्योर होली ऑरा रेडिएट हो रहा है, वो क्लियर कर रहा था कि होली सी में इसकी पोजीशन काफी हाई होगी। स्टोर रूम से निकलने के बाद जियान ने थर्ड फ्लोर को अच्छे से चेक किया था, लेकिन कहीं भी उसे गुयुआन ने उनके साथ ही महसूस नहीं होते हैं। जियान के चेहरे पे फिर से निराशा दिखाई देती है। उसकी उम्मीदें लग जाती हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर। वो कहता है इस लिू हाओ को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे जाना जरूरी है। ये 4 लेयर्स वाला एंशिएंट प्रिजन इतना मिस्टीरियस था कि गु जिंगकोंग जैसे हाई लेवल के ऑफिशियल्स भी इसके बारे में कुछ खास जानते नहीं थे। जियान जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, उसकी बॉडी के डीमन क्यू की वाइब्रेशंस बढ़ती जाती हैं, जैसे हर एक लेयर में कई अननोन सीक्रेट छिपे हुए हों, जो कि एक एक करके जियान के सामने खुलते जा रहे थे। उसी मिनट्स में जियान पहुंचता थर्ड फ्लोर के किनारे पे। हाउएवर सामने के रास्ते को देख के उसकी भौहें से उठ जाती हैं। ये एक गोल गोल पैसेज होता है। ये दूर से किसी काले रंग के पानी के पर्दे जैसा लगता है, जिसमें से कई इविल ऑरे राइज हो रहे थे। इन्हें सेंस करके जियान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साफ तौर पे उसकी इंस्टिंक्ट्स दे रही होती हैं चेतावनी। जियान की नजर एक बार पीछे जाती है, फिर बिना रुके सीधे सामने के कर्टन में समझ जाता है। हम भी फोकस एंशिएंट प्रिजन के सेकंड फ्लोर पे करते हैं। ये जगह जियान की इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग थी। यह ना तो लोहे की सलाखें दिखाई देती है, ना ही लोहे के दरवाजे, और ना ही कैदियों की भीड़ थी, बल्कि सामने बस एक बड़ा सा स्टोन हॉल दिखाई देता है जो पूरी तरीके से बंद होता है। यह एक मौत जैसी खामोशी फैली थी। ऐसे डेड साइलेंस की वजह से जियान को शक हुआ कि यह सच में एंशिएंट प्रिजन का सेकंड फ्लोर है। पूरा हॉल सुनसान पड़ा था, ना कोई गार्ड ना कोई पेट्रोल करने वाला। दीवारें बनी होती नीले काले पत्थरों से। ये इतनी मजबूत होती हैं कि जियान की सोल पावर भी इसके अंदर झांक नहीं पाती। इसके हर एक कोने को बहुत अच्छे से सील किया गया था। यहाँ का एटमोसफेयर बहुत ज्यादा गोल्डन भरा होता है। ये जियान के दिल पे दबाव डाल रहा था। आंखों में फ्लैश होती है होली फ्लेम, जो कि उसकी बॉडी को भी ढक लेती है। आखिरकार अभी जियान के पास ना ही गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं और ना ही होते हैं सोल ईटर लॉर्ड। वो बस अपनी होली फ्लेम्स के ऊपर ही रिलाई कर सकता था। हाउएवर जैसे ही जियान की बॉडी को फ्लेम ने कवर किया था, उस हॉल की पत्थर की दीवारों में से कई चीची की आवाजों के साथ बहुत सारे चूहे और इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं। बस फर्क ये था कि नॉर्मल नहीं बल्कि इविल ऑरा से इन्फेक्टेड थे, जिनकी वजह से जियान की आंखें और भी हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि अब पीछे जाने का ऑप्शन नहीं बचा होता है। जन्नाती में इसके अपने कदमों को बढ़ाता है। फाइनली स्टोन हॉल के दरवाजे को ढकेला गया था। अच्छी बात एक चीज लॉक नहीं होती है, लेकिन जियान जैसे अंदर पहुंचा, अपीयर होने वाले सीन ने उसकी सांसें थमा दी थी। ये हॉल बस हजारों मीटर चौड़ा नहीं होता बल्कि बहुत ऊंचा भी था। ऊपर से नीचे की तरफ बहुत सारी ब्लैक चेन्स लटक रही होती हैं, जिनसे न जाने कितने पिंजड़े बंधे हुए थे। एट द सेम टाइम हर एक जंजीर से टपक रहा होता है खून। ये उन चेन से होती हुई नीचे रखे हुए जेट जार्स में इकट्ठा होता है। इनमें से कई जार आधे भर चुके होते हैं। वो खून ठंडा हो चुका था। इसका
ईवल और इतना इंटेंस होता है कि जियान की होली फ्लेम कहाँ पर उड़ी थी। हर एक पीढ़ी में कैद होता है कि इंसान, इन सब में ज्यादातर लोगों के शरीर सूखे और आंखें बुझी हुई सी लगती हैं, जैसे जीने की उम्मीद छोड़ चुके हो। एक्चुअली ब्लैक चेन्स इनकी लाइफ फोर्स को खींच रही होती हैं। इस मंजर को अगर हॉरिफाइंग की डेफिनेशन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जन हैवी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ये सब जिंदा इंसान है, लगते एंशिएंट गुक्लैन के लोग हैं। यहाँ बस अजीब सी बात ये होती कि कोई भी गार्ड नहीं था। इसी मोमेंट में जियान के कान में एक बेहद धीमी होर्स आवाज आती है। ये एक पेड़े में से आई थी जो बोलती है लिटिल ब्रदर। जियान ने जब मुड़ के देखा तो एक मिडिल एज मैन था। इसकी आंखें भी डल थी और शरीर लगभग खत्म हो चुका था। हाउएवर वो अब भी देखने में सक्षम होता है। जियान धीरे से आगे बढ़ के बोलता है, तुम कौन हो? बेसिकली जियान की कोशिश होती है जानकारियों को इकट्ठी करने की। हाउएवर जैसे भी व्यक्ति जियान को आगे बढ़ते हुए देखता है वो तेजी से कहता है, नहीं मत आना, तुम वहीं पर रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। इसी मोमेंट में शू वॉकी वाइफ साथ एक डार्क मिस्ट बैरियर जियान के सामने का रास्ता रोक लेता है। ये चीज इतनी जल्दी अपीयर हुई थी कि जियान को समझ नहीं पाया था। उसकी खोपड़ी इस बैरियर से टकरा जाती है। यहाँ पे एक थर्ड बूम की आवाज गूंजी थी। उस बैरियर ने जियान को कई मीटर पीछे ढकेल दिया था। जियान के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो जब उस बैरियर को ध्यान से देखता है उसे मालूम पड़ता है कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसमें कम से कम एक साथ दो शाइन की लेट से एक ही स्टैंड शामिल है। फिर से उस मिडिल मैन की कांपती आवाज सुनाई दी थी जिसमें उम्मीद भरी हुई थी। वो जियान से कहता है, लिटिल ब्रदर मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन तुम्हारे अंदर की एक होली और प्योर ऑडी को मैं साफ महसूस कर पा रहा हूँ। तुम इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस से नहीं हो, इसलिए प्लीज हमारे एंशिएंट क्लैन को सेव करो। जियान फिर से कुछ कदम आगे बढ़ा के उस एनर्जी बैरियर के किनारे पहुंच जाता है। वो एक हैवी टोन में पूछता है, यहाँ पे हो क्या रहा है? वो व्यक्ति कांपते हुए बोलते हैं, हमारे एंशिएंट क्लैन में गद्दार है, हम इविल रेस की चाल में फंस गए। उसका बोलने का लहजा गुस्से और डर से भरा हुआ था। वो कंटिन्यू करता है, मैं एंशिएंट गू क्लैन का 9th एल्डर हूँ, देखो ये है मेरा एल्डर ऑर्डर। उसके कांपते हुए हाथ खुलते हैं जिन पे एक जेट टोकन अपीयर हुआ था। ये टोकन बिल्कुल बेदाग होता है, खासकर इसके ऊपर छपा हुआ वो सिंबल बिल्कुल साफ बता रहा था कि इस व्यक्ति ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। जान को उसकी बात का तुरंत ही यकीन हो गया था। एंशिएंट क्लैन में बस कुछ जैसे 10-12 एल्डर्स होते हैं जिनके पास ऐसा ऑर्डर था। एक टोकन खतरनाक पावर को प्रोसेस करता है, ये कोई फेक चीज नहीं हो सकती। जन पूछता है, 9th एल्डर तुम्हारे क्लैन के साथ आखिर हुआ क्या है? उस एल्डर के शब्द कड़वाहट से भरे थे। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि आज का एंशिएंट क्लैन वो हमारा पुराना एंशिएंट क्लैन नहीं रहा, इसे इविल रेस का ब्रीडिंग ग्राउंड कहना ज्यादा सही होगा। इन वर्ड्स को सुन के जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। उसे याद आती है उस डेविल स्लेयर की जहाँ पे डीमन क्यू को फॉर्म किया गया था। तभी वो एल्डर आगे कंटिन्यू करता है, सालों पहले हमारे पेट्रियार्क और कुछ एल्डर चुपचाप से बाहर चले गए थे। आखिरकार उनका गोल होता है सोल पैलेस को खत्म करने का। हाउएवर किसी ने सोचा नहीं था कि सोल क्लैन की जड़ें काटने के चक्कर में हम अपनी तबाही की शुरुआत कर लेंगे। किसी ने हमारी जानकारी को लीक कर दिया, इस वजह से हम इससे पहले एक्शन ले पाते। सोल क्लैन और इविल रेस ने मिलकर हमारी फील्डिंग लगा दी, मतलब हमें घेर लिया। ऑफ कोर्स हम ऐसे मानने वाले नहीं थे, हमारे बीच में इंटेंस क्लैश होती है, हमारे बहुत सारे पावर हाउसेस घायल हो गए। ऐसी कंडीशन में इविल रेस के कुछ लोगों ने खास मेथड्स का इस्तेमाल करके हमारी सोल्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। फिर जब पेट्रियार्क और एल्डर लौटे तो ऑफ कोर्स वो इविल रेस की पावर को लेके आए थे। और एरिया में चारों तरफ ग्रे बैरियर है, वो किसी की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि डीमंस को ब्रीड करने के लिए बनाया गया है। और हमारा एंशिएंट गू क्लैन बस एक नए इविल किंग को न्यूट्रिएंट देने का काम कर रहा है, जैसे वो हम सबको खाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ तक बोलते बोलते उस एल्डर की दांती किटकिटा रही थी। जियान भरता है गहरी सांस, फिर वो कहता है, तो इस एंशिएंट प्रिजन में उन्हीं लोगों को कैद किया जा रहा है जो इनका विरोध करते हैं। वो एल्डर रिप्लाई करता है, हाँ हमारे एंशिएंट गू क्लैन के ऑलमोस्ट 70% पावर हाउसेस यहीं पे कैद हैं। हम सब ने अपनी ताकत बचा के रखी है, लेकिन ये चेंज धीरे धीरे करके हमें खत्म कर रही है। जियान फिर से पूछता है, और पियरलेस हेवली एम्पर के बारे में क्या? पियरलेस हेवली एम्पर का नाम सुन के वो एल्डर थोड़ा सा हिचकिचाने लगा था। वो कहता है वो फर्स्ट फ्लोर में है। इस बात को सुन के जियान की आईब्रोज और भी ज्यादा नीट हो जाती हैं। लगता है वो एल्डर समझ चुका था कि जियान क्या सोच रहा है। वो कांपती आवाज में कहता है, बच्चे तुम वहाँ पे बिल्कुल मत जाना, वो फर्स्ट फ्लोर सैन ल्यू हेल है। जियान हंस के बोलता है, हेल? एक्चुअली मैंने असली नरक कभी देखा नहीं है, लेकिन उसकी दहलीज पे कई बार पहुंच चुका हूँ, तो फिर चलो इस बार हेल के अंदर घुस के देखते हैं कि ये है कैसा। ये बोलते हुए जियान की आंखों में फ्लैश होती फायरी लाइट, साथ में चेहरा डिटर्मिनेशन से भरा होता है। इसे देख के उस 9th एल्डर की आंखों में दिखाई देती सेटिस्फेक्शन। वो कहते हैं, बहुत अच्छे लड़के, तुम में हिम्मत है। वो सोचते हैं जैसे इस लड़के का डोमिनेंट हो रहा है, ऐसी फीलिंग बस एक सुप्रीम पावर और से ही आ सकती है, ये फ्यूचर में एक बड़ा वेपन बनेगा। अभी जियान के दिमाग में सवाल आया था। वो कहते हैं, 9th एल्डर तुम्हारे एंशिएंट क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स के बारे में क्या? 9th एल्डर ने गहरी सांस भरी थी, जो कि कमजोरी की वजह से लड़खड़ा रही होती है। वो कहते हैं, हमें पता नहीं। वो सुप्रीम एल्डर्स क्या ट्रिबुलेशन को पार
नहीं कर पाए और इनकारनेशन में चले गए, या फिर कोई और वजह है? हमें इसका जवाब नहीं मिला। जब मैंने एल्डर्स और पेटिया के बदले हुए व्यवहार को महसूस किया तो मैंने चुपचाप से सुप्रीम एल्डर्स को समन करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। वो आगे भारी टोन में बताते हैं स्टोर में कैद होने वाले लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड और पावरफुल हैं और इसी वजह से इविल रेस के लिए पूरी तरह से कंट्रोल में करना मुश्किल है। ऑफ कोर्स वो लगातार इन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ लेट से एस्ट्रा दूषण जैसे गार्ड्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि पूरी देखरेख करने वाला एक इविल रेस का किंग लेवल का पावर हाउस है। जब इविल किंग की बात होती है जैन की पॉइंट फिर से सिकुड़ जाती है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस में सबसे ऊपर किंग आते हैं, लेकिन इनके भी 4 लेवल्स होते हैं। पहले तो बेसिक किंग होते हैं, फिर ब्लैक किंग, व्हाइट किंग और रेड किंग। हाउएवर अभी इन चारों में कोई भी सामने आ जाए वो जियान के लिए मौत का कुआं बन सकता है। और 9th एल्डर आगे बोलते हैं मैं एक हल्के से लाइट ऑरे को महसूस कर पा रहा हूँ, शायद ये कोई होली सी से है। तुम यहाँ से निकल के जा होली सी के लोग चाहे कैसे भी हो लेकिन इविल रेस से इनकी पक्की दुश्मनी है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, हमारी परेशानी को हल करने का बस यही रास्ता है। इस सजेशन को सुन के जियान की आंखों में एक चमक दिखाई दी थी। फिर वो एक कोल्ड आवाज में कहते अगर आपके पास और भी जानकारी हो तो अभी बता दो, वरना देर हो जाएगी। जहाँ तक बात रही होली सी की, मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एल्डर समझ जाता है कि जियान होली सी के नाम पे भड़क गया, इसलिए वो साय करके बोलता है ठीक है, अगर तुम फर्स्ट फ्लोर में जाना ही चाहते हो तो ये लो। उनकी हथेली से एक चांदी जैसा चमकने वाला स्क्रोल निकला था। सीधा उस इविल बैरियर को पार करते हुए जियान के सामने आ जाता है। वो बताते हैं तुम्हें थोड़े समय के लिए भागने का मौका देगा। ऑफ कोर्स ऐसी हेल्प तो जियान अप्रिशिएट करता था। वो हल्के से हाथों को कप करके स्टोन हॉल से बाहर निकल जाता है। पीछे बस रह जाती एल्डर की कमजोर से गूंजती हुई आवाज। वो कहते हैं काश ये लड़का कोई मिरेकल कर सके, नहीं तो हमारा एंशिएंट गूक्लेन इस डिजास्टर की बलि चढ़ जाएगा। स्टोन हॉल से बाहर आने के बाद जियान ने सेकंड फ्लोर को एक बार फिर से अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन यहाँ से उसे कुछ खास सुराग नहीं मिलते और फिर धीरे धीरे उस पैसेज की तरफ बढ़ने लगता है जो ले जाता है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में जाने का रास्ता एक बैरियर से गुजरता था, लेकिन बैरियर ऐसा होता जैसे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया गया हो। नीचे जहाँ जहाँ तक नजरें जाती हैं बस अंधेरा दिखाई देता है और इसमें से वो की आवाजों के साथ बहुत सारे इविल औरे उठ रहे होते हैं। जान को उन आवाजों को सुन के ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई आदमी लाखों लोगों के बने हुए खून के तालाब में जंप मार रहा हो। अचानक से शू की आवाज के साथ एक काले रंग की शैडो नीचे से ऊपर आई थी। इसे सेंस करके जान की बॉडी ट्रेम्बल हो गई होती है। वो सॉलम टोन में मनी मन में कहता है इविल डीमन का ब्रीडिंग ग्राउंड, एक ने इविल किंग का जन्म। उसकी नजरें फिर से नीचे के अंधकार में गई थी और याद आता है एक पुराना सा डायलॉग जो कुछ ऐसा था कि जब तुम गहराई में झांकते हो तो गहराई तुम्हें देख रही होती है। अब देखो जियान ने बातों काफी डीप कर दी थी क्योंकि इतने लंबे समय से बोल बोल के तुम्हारे भाई का दिमाग बैठ गया है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ सेंटेंस की मीनिंग को तलाशने। अगर लास्ट वाला डायलॉग आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स में लिख के बताना। हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करेंगे उसी शैनलुओ हेल से जहाँ जुनर के फादर गुयुवान और उसके मास्टर पीएलएस हेवली एम्पर से भी मिल रहा होगा। बस अगले एपिसोड के बाद ही वो इंटेंस बैटल शुरू हो जाएंगी। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप अगले पार्ट को आज ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। जैसे हम जैसे शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड को रिलीज करते हैं आप उसे तुरंत ही एंजॉय कर पाओगे। और जो लोग हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में दिखाई देगा। सो या दिस इज इट, हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।